वो जैसे संदीप भैया थे ना उस कौन सी वेब सीरीज में, संदीप भैया बहुत जानते थे लेकिन फिर भी संदीप भैया का आईएएस नहीं निकला। कारण यहां पर संदीप भैया की नजर नहीं गई, क्योंकि बिना प्रिपरेशन के अगर आप एग्जाम में बैठ रहे हैं तो आप अपने सपनों से खेल रहे हैं, और अपने सपनों से खेलने का हक आपको नहीं। इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, इसका इजीएस्ट वे मैं बताता हूं। वो एक बड़ा अच्छा कोट है इंग्लिश का, व्हेन यू आर इन रोम बिहेव लाइक अ रोमन। जब आप रोम में हैं तो रोमन जैसा व्यवहार भी रखें, तभी रोम में आपको लोग एक्सेप्ट करेंगे। इसमें ±20-30 चलेगा, उसकी चिंता मत कीजिए, कोई बैठ के वर्ड नहीं गिन रहा है। हेलो एवरीबॉडी, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो प्रिय विद्यार्थियों, मेरा नाम है परमप्रीत सिंह और आज मैं आपके समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोर्स की कुछ जानकारी देने के लिए आया हूं। हम एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है विजया मेंस। ये हरियाणा सिविल सर्विसेज के लिए 2026 को टारगेट करता हुआ कोर्स है, और इस कोर्स में इसके मुख्य फीचर्स हैं लाइव मेंस आंसर राइटिंग सेशन, करंट अफेयर्स, हरियाणा जीके, और बोनस में मास्टरिंग एथिक्स का पेपर है। तो जो हरियाणा सिविल सर्विसेज की मुख्य परीक्षा होने जा रही है उसको ध्यान में रखते हुए जिन चीज़ों की आवश्यकता स्टूडेंट्स को जनरली पड़ती है एक अच्छा आंसर लिखने में, हम उसके लिए इस कोर्स को लॉन्च कर रहे हैं। और मेरा रोल इस पूरे कोर्स में आपको हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के, उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देना है, और आपको मेंस में आंसर राइटिंग कैसे करनी है, किन चीज़ों को पढ़ना है, किस तरह उन चीज़ों को याद रखना है, और फिर फाइनली आप अपने आप को पूरी तरह कैसे इस एग्जामिनेशन में सफलता के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, उसके बारे में बताना है। तो फीचर्स आपको मैंने बताए, ये बोर्ड पे भी लिखे हुए हैं जो आप लोग आराम से देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ आज के डिस्कशन का जो मुद्दा है मेरा, वो है हरियाणा सिविल सर्विसेज 2026 को ध्यान में रखते हुए हिस्ट्री से रिलेटेड सिलेबस का डिस्कशन करना, हिस्ट्री से ही रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर्स कुछ क्वेश्चन हैं, पिछले सालों में एग्जाम्स में आए हुए जो कुछ प्रश्न हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करना, थोड़ी उनकी जानकारी देना, इन क्वेश्चंस में किस तरह के कीवर्ड्स होते हैं उन कीवर्ड्स को समझाना, और आंसर राइटिंग के तरफ क्या अप्रोच होनी चाहिए, किस तरह का उत्तर लेखन होना चाहिए, किस तरह की सजावट होनी चाहिए, किस तरह का प्रेजेंटेशन होना चाहिए, इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करना। तो सबसे पहले हम एक बार हरियाणा सिविल सर्विसेज का सिलेबस देख लेते हैं, जिससे कि बातों को शुरू करने का एक सही तरीका मिल जाए, एक सही ढंग मिल जाए। तो आप लोग अगर इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करने जा रहे हैं और मन में ये बात ठान चुके हैं कि भाई अब हमें तो एक सिविल सर्वेंट ही बनना है, तो मेरा मानना है कि थोड़ा सा आइडिया सिलेबस का आप लोगों को भी ज़रूर होगा। बट फिर भी मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि चूंकि मैं इन सब की बात करने जा रहा हूँ आपसे, तो मैं चीज़ों को शुरू से ही शुरू करूँ। तो आपके सामने बोर्ड पर ये सिलेबस है जो हरियाणा गवर्नमेंट गैजेट में दिया हुआ सिलेबस है। ये है प्रीलिम्स का सिलेबस, यानी प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस, ठीक है। इसमें जो टॉपिक्स हैं वो है जनरल साइंस, करंट इवेंट्स, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन कल्चर, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, मेंटल एबिलिटी, हरियाणा रिलेटेड इकोनॉमी एंड पीपल, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल इंस्टीट्यूशन एंड लैंग्वेजेस ऑफ हरियाणा। अब जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी इस बात की जानकारी दे दी है कि मेरा रोल इस पूरे कोर्स में सिर्फ और सिर्फ इतिहास के सब्जेक्ट को लेकर है, तो मैं
आपसे इतिहास पे ही बात करूंगा, बाकी जो भी फैकल्टीज होंगे वो अपने अपने सब्जेक्ट्स पे आपसे डिस्कशन जरूर करेंगे। तो इसमें एक टॉपिक जो मेरे इतिहास सब्जेक्ट से संबंधित है, विषय से संबंधित है, वो है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी भारत का इतिहास, एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी भारत का स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है इसमें प्राचीन भारत यानी एंशिएंट हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत यानी मेडाइवल हिस्ट्री, और आधुनिक भारत यानी मॉडर्न हिस्ट्री, इन तीनों को हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री ऑफ इंडिया तो एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न उसमें आ ही जाता है। भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटकर पढ़ाया जाता है, स्कूलों में भी, कॉलेजेस में भी। ठीक है, और बाकी अन्य सिविल सर्विसेज जो एग्जामिनेशन होते हैं, यूपीएससी जो आईएएस का एग्जाम लिया जाता है, या यूपीपीसीएस हो गया, एमपीपीसीएस हो गया, तो इन सब एग्जाम्स में ये कॉमन सिलेबस है हिस्ट्री ऑफ इंडिया। वहाँ पर भी हम इसी तरह इसको पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, यानी प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया का मतलब सीधे सीधे वही हो जाता है। और इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन है, जिसको भारत का स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं, वो मॉडर्न हिस्ट्री में ही कवर होता है। ठीक है, वो आधुनिक भारत का ही पार्ट है। आधुनिक भारत मतलब हो गया 1757 से लेकर 1947 तक का जो भारत का इतिहास है, उसको मॉडर्न हिस्ट्री या आधुनिक भारत का इतिहास कहते हैं। ठीक है, और इंडियन नेशनल मूवमेंट का मतलब हो गया भारत का राष्ट्रीय आंदोलन। इस पीरियड में, हाँ, इस पीरियड में, ये जो पीरियड है 1757 से 1947 वाला, इस पीरियड में भारत अंग्रेजों का एक उपनिवेश था, यानी इंडिया कॉलोनी थी इंग्लैंड की, उपनिवेश कहते हैं हिंदी में। तो उस उपनिवेशवाद में भारत के लोगों ने, यहाँ के कुछ नेताओं ने, जैसे श्री महात्मा गांधी जी, श्री बाल गंगाधर तिलक साहब, भगत सिंह और कई अन्य लोगों ने ये राष्ट्रीय आंदोलन चलाया, जिसको भारत का स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। तो चूंकि वो इसी पीरियड का है, तो आप चाहें तो इसको अलग से एक सब्जेक्ट बनाकर, एक टॉपिक बनाकर समझ सकते हैं। अदरवाइज जनरली आमतौर पे यही होता है कि मॉडर्न हिस्ट्री में ही हम इसको पढ़ लेते हैं। तो एक तो पोर्शन ये है हिस्ट्री का, ठीक है। दूसरा है ये वाला इंडियन कल्चर, यानी भारत की संस्कृति। अब भारत की संस्कृति या कल्चर ये समझने के लिए, ये जानने के लिए हमें फिर भारत के इतिहास में जाना पड़ेगा, क्योंकि संस्कृति का मतलब क्या हुआ, आज जिस तरह से हम लोग रह रहे हैं, आज जिस तरह की भाषा हम लोग बोल रहे हैं, आज जिस तरह की कला या जिस तरह के साहित्य से हम घिरे हुए हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति को दर्शाता है। अब इस कला और साहित्य का उदय, ओरिजिन कब होता है, तो ये बहुत पहले से होता है। सिंधु घाटी सभ्यता में ही हमें शिव की पूजा के साक्ष्य मिले हैं, है ना। तो आज भी हम शिव जी की पूजा कर रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में हमें मातृ देवी यानी मदर गॉडेस की वर्शिप के साक्ष्य मिले हैं, हम आज भी वो कर रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान ही हमें एनिमल वर्शिप के भी कुछ साक्ष्य मिले हैं, हम्प्ड बुल, ठीक है, बैल की पूजा हो रही है, तो वो हम आज भी कर रहे हैं। तो इस तरह से जो आज का हमारा कल्चर है, जो आज की भारतीय संस्कृति है, वो कहीं ना कहीं भारत के इतिहास से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है। इनफैक्ट भारत के इतिहास की क्या बात करूं मैं, विश्व में किसी भी देश का इतिहास, किसी भी देश की संस्कृति उसके इतिहास से जुड़ी रहती है। तो अगर आपको किसी देश की संस्कृति को समझना है, किसी देश की संस्कृति को एनालाइज करना है, तो ये बहुत जरूरी है आप पहले उसके इतिहास को जानें। तो इसलिए ये इतिहास का ही टॉपिक है, इंडियन कल्चर। फाइन। इसके अलावा आपके सिलेबस में थोड़ा सा डिटेल इसको विस्तृत रूप में दिया गया है, तो यहां पर भी हम देख लेते हैं ताकि वो क्लैरिटी भी आ जाए। ये जो इन्होंने लिखा है ना, इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया एम्फेसिस विल बी ऑन ब्रॉड जनरल अंडरस्टैंडिंग, यानी सामान्य ज्ञान होना चाहिए आपको रिगार्डिंग सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट, यानी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जो डेवलपमेंट्स हुए हैं उनको लेकर। सिंधु घाटी सभ्यता में कैसा समाज था, फिर वैदिक युग में कैसा समाज था, मौर्य काल में क्या सामाजिक परिवर्तन हुए, क्या आर्थिक परिवर्तन हुए, क्योंकि मौर्य काल आते आते तक भारत में साम्राज्य बनने लगे थे। मौर्य साम्राज्य हम कहते भी है ना, मौर्यन एम्पायर। तो जब नए साम्राज्य बने
तो किस तरह के सामाजिक बदलाव आए, जब नए साम्राज्य बने तो किस तरह के आर्थिक बदलाव आए, जब नए साम्राज्य टूटे तो किस तरह के राजनीतिक बदलाव आए। तो ये सब चीजें क्रोनोलॉजिकली क्रमानुसार होती जा रही हैं। अब इतिहास में जो आज तक मुझे समझ में आया है इतने सालों से पढ़ाते हुए कि इस सब्जेक्ट में, इस विषय में अगर आप चाहते हैं कि आपकी एक क्लैरिटी हो, ताकि कोई कहीं से भी सवाल पूछे, खास करके इस तरह के एग्जामिनेशन में जिसकी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं और करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको उस क्रम को समझना पड़ेगा। और एक बार आपने क्रम को समझ लिया तो फिर इतिहास विषय आपके लिए खेल हो जाएगा। बस मैजिक सिर्फ उस क्रम को समझने में है। तो कहते हैं ना रीढ़ की हड्डी, तो इस विषय की रीढ़ की हड्डी ही वो क्रम है। जिसने भी उस क्रम को समझ लिया, उस उतार चढ़ाव को समझ लिया ना, फिर उसके बाद इतिहास एक बड़ा ही सरल विषय बन जाता है। जनरली क्या होता है विद्यार्थियों के साथ, जो मैंने अभी तक महसूस किया है, समझा है, क्योंकि मैं भी खुद ही एक विद्यार्थी था कई साल पहले तक तो अब उसके बाद फिर मैं पढ़ाने लगा, तो अब मुझे शिक्षक कहते हैं लोग, पर मैं आज भी मानता हूं कि मैं एक विद्यार्थी हूं। स्टिल आई एम अ लर्नर। नहीं, आज भी मैं सीख रहा हूं। आप जैसे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करता हूं, नई पीढ़ी के साथ इंटरेक्ट करता हूं, तो बहुत कुछ सीखता हूं। तो आज भी मैं चीज़ों को सीख ही रहा हूं। तो मैं तो मानता हूं कि मैं एक विद्यार्थी हूं। बस बच्चों का कहना कि नहीं सर आप टीचर हैं तो वो एक अलग विषय है। बट हाँ, जो मैं समझाना चाह रहा था कि उस क्रम को जिसने समझा, तो बच्चे जनरली करते क्या हैं कि वो चीज़ों को रटते हैं, वो चीज़ों को बस पूरी तरह से बिना बहुत कुछ समझे याद करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हमारे स्कूल्स में, जनरली कॉलेजेस में हमने यही किया है और यही कर करके हम अच्छी तरह से पास भी होते आ रहे हैं। लेकिन हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि स्कूल के एग्जामिनेशन में और अब जो आप एग्ज़ाम देने की कोशिश कर रहे हो या आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, उनमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। स्कूल का एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं कहलाया जा सकता है, क्योंकि स्कूल में क्या होता है, जिस भी बच्चे को 40% से ऊपर अंक आए वो बच्चा पास हो गया, फाइन। अब उसी में किसी बच्चे को 60-65% नंबर आ गए तो वो फर्स्ट रैंकर आ गए, मतलब फर्स्ट डिवीजन आ गई उसकी। अगर उसी में 80-85 आ गए तो बल्ले बल्ले है, नहीं फिर तो क्लास का हीरो है वो। लेकिन यूपीएससी हो, एचसीएस हो, आरएएस हो, यूपीपीसीएस हो, ये जो एग्जाम्स है ना, इनमें क्या है कि आपके क्या अंक है इससे ज्यादा जरूरी है कि आपके साथ जो बैठे हुए हैं उनको क्या अंक मिल रहे हैं। इसको कहते हैं कंपटीशन। समझ आ रही बात? तो आपके क्या अंक हैं इससे ज्यादा जरूरी है आपके सामने वाले के क्या अंक है। आपके अंक कम है, लेकिन आपके सामने वाले के अगर आपसे भी कम है तो आपके ज्यादा है, आप पास हो जाओगे। गेटिंग मी? तो कहने का मतलब यह है कि इस तरह का जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है, इसमें जिस तरह के प्रश्न आते हैं, इसमें जिस तरह की वर्ड लिमिटेशंस हैं कि भाई आप इतने ही शब्दों में उत्तर लिख सकते हैं। अब कॉलेज में, स्कूल्स में इस तरह की वर्ड लिमिटेशंस कम ही होती है, आप जितना लंबा चाहे उत्तर लिखें, पर यहां पर वर्ड लिमिटेशन भी है। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम विषय पर अपनी पकड़ बनाएं, हम विषय को समझें, है ना, ताकि हम आसानी से सीमित शब्दों में ही बहुत अच्छा उत्तर लिख पाएं। और यह तभी पॉसिबल है जब आपने किसी चीज को अच्छी तरह समझा है, किसी चीज को अच्छी तरह जाना है, ना कि रटा है। तो मैं जिस बात की बात कर रहा था अभी आप लोगों से क्रम के लिए, वो इसलिए मैंने कहा कि इस पूरे एग्जामिनेशन प्रोसेस में, इस पूरे इम्तिहान के प्रोसेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के लिए पार्ट है, वो है इस हिस्ट्री के उतार चढ़ाव को समझना। राइज ऑफ मुगल एम्पायर तो फॉल ऑफ मुगल एम्पायर भी है, राइज ऑफ मौर्यन एम्पायर है तो फॉल ऑफ मौर्यन एम्पायर भी है, राइज ऑफ गुप्ता एम्पायर है तो फॉल ऑफ गुप्ता एम्पायर भी है। तो ये उतार चढ़ाव है, और इन उतार चढ़ावों के बीच में क्या सामाजिक परिवर्तन हुए, क्या राजनीतिक परिवर्तन हुए, क्या आर्थिक बदलाव हुए, इन चीजों को जानना, समझना, नहीं इनको याद रखना, ये जरूरी है। तो इसी चीज की कोशिश हम अपने क्लासेस में करते हैं, ताकि हमारी क्लास का जो भी स्टूडेंट है वो चीजों को हैंडल करने के लिए, यानी उत्तर लिखने के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हो। तो इन्होंने मेंशन किया है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एम्फेसिस किस पे होगा, सामाजिक,
आर्थिक और राजनीतिक। इसके अलावा क्वेश्चन ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट विल रिलेट टू नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ द 19th सेंचुरी रिसर्जेंस, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस। 19th सेंचुरी रिसर्जेंस का मतलब हुआ कि 19वीं शताब्दी में जिस तरह से उदय होता है भारत में राष्ट्रवाद का, नेशनलिज्म का, वो कैसे होता है। ठीक है, नेशन का मतलब राष्ट्र, तो भारत राष्ट्र बनने की ओर कब बढ़ता है, 19वीं शताब्दी से बढ़ता है और आज तक वो प्रक्रिया चालू है। इंडिया एज अ नेशन इन द मेकिंग, कई बार लोग बोलते भी हैं, आपने शायद सुना भी होगा। तो 19वीं शताब्दी में भारत में जिस तरह से राष्ट्रवाद का उदय हुआ है उस प्रक्रिया को समझना, 19th सेंचुरी रिसर्जेंस, वही ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, इसमें कौन कौन से मुख्य कारण रहे हैं, फैक्टर्स जो रोल प्ले करते हैं, और फिर अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस। फाइनली 15 अगस्त 1947 भारत को आजादी मिलती है। तो इस आजादी के लिए किस किस तरह के आंदोलन चलाए गए, जैसे एक आंदोलन के बारे में आप लोगों ने जरूर सुना होगा, असहयोग आंदोलन। दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इंग्लिश में कहते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। इसमें किन किन नेताओं ने, किस किस तरह से लोगों ने अपना योगदान दिया। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो इस सिलेबस के हिसाब से हमें पढ़नी चाहिए ताकि भाई हम अपना आंसर लिख सके। तो ये तो है आपका प्रीलिम्स का सिलेबस। अब इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो है मेंस का सिलेबस। तो एक मिनट, हाँ, तो मेंस के सिलेबस में हिस्ट्री का पोर्शन यहां पर है, जनरल स्टडीज पेपर 1। ठीक है, मेंस का जो एग्जामिनेशन है उसमें हिस्ट्री का सिलेबस जनरल स्टडीज पेपर 1 में है। अब इसमें है इंडियन कल्चर, जिसमें उन्होंने लिख दिया है आर्ट फॉर्म, लिटरेचर, आर्किटेक्चर। आर्ट फॉर्म यानी कला, ठीक है, डांस, ड्रामा, म्यूजिक, पेंटिंग, ये कला हो गई। लिटरेचर मतलब साहित्य, और आर्किटेक्चर मतलब स्थापत्य कला, यानी जिस तरह से मॉन्यूमेंट बने, ठीक है, किस प्रकार मंदिर बनाए गए, कितने तरह के मंदिर बनाए गए। तो नागर शैली के मंदिर हैं, द्रविड़ शैली के मंदिर हैं, वैसारा शैली के मंदिर हैं। फिर मध्यकालीन भारत में किस तरह के मॉन्यूमेंट्स बने, तो उस समय कुछ मस्जिदें बनाई गई, उस समय कुछ मकबरे बनाए गए, उस समय कुछ किले बनाए गए, रेड फोर्ट बना, उसमें किस तरह के स्थापत्य कला का इस्तेमाल हुआ, कौन कौन से वो शासक थे जिन्होंने उसमें अपना योगदान दिया, किस तरह से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चीजें बदलती हुई नजर आई, क्यों ये बदली, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इनका क्या इंपैक्ट है। तो इन सब चीजों को मिला जुलाकर ये टॉपिक है। ठीक है, आर्ट फॉर्म, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, यानी कला, साहित्य और स्थापत्य कला। फिर उसके बाद मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, ये वही मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी अंटिल द प्रेजेंट। तो मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी वही जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था, 1757। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, और इसी युद्ध से भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव पड़ गई थी, ऐसा इतिहासकार भी मानते हैं और ऐसा लगता भी है जब हम इतिहास को पढ़ते हैं कि ये सही भी है। नहीं कि भाई भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव कब पड़ी, तो कहते हैं वो 23 जून 1757 एक युद्ध लड़ा गया था जिसको कहते हैं बैटल ऑफ प्लासी, जिसमें बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला साहब, उनको अंग्रेजों की सेना ने, रॉबर्ट क्लाइव के अंडर उस समय अंग्रेज लड़ रहे थे बंगाल में, उन्होंने हरा दिया था और बंगाल पर मीर जाफर को इन्होंने नवाब बनाया और फिर वहीं से शुरू किया अपना शासन करना। तो ये वही है 1757 से लेकर आगे जो डेवलपमेंट हुआ है आधुनिक भारत में। फिर उसके बाद फ्रीडम स्ट्रगल है, ये देखिए वही मैंने आपको जो अभी बताया था, प्रीलिम्स और मेंस में चीजें बहुत मतलब एक जैसी भी हैं, सेम टू सेम ही है, ठीक है, सिमिलर है। तो फ्रीडम स्ट्रगल मतलब नेशनलिज्म, नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रवाद, जिससे फ्रीडम स्ट्रगल होता है, यानी स्वतंत्रता का संग्राम लड़ा जाता है। और इसके विभिन्न स्टेजेस क्या क्या हैं, इसमें किन लोगों ने अपना योगदान दिया है। तो ये थर्ड पॉइंट है, थर्ड टॉपिक है जनरल स्टडीज पेपर 1 का। फोर्थ टॉपिक है आजादी के बाद का भारत, पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन।
तो पोस्ट इंडिपेंडेंस में जो घटनाएं घटी हैं, जो कि उस समय के हालात को लेकर, उस समय के कंसोलिडेशन रीऑर्गेनाइजेशन को लेकर मदद करती हैं। तो इसमें जनरली हम पढ़ते हैं इंटीग्रेशन ऑफ नेटिव स्टेट्स। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का काफी बड़ा योगदान माना जाता है इसमें, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ नेटिव स्टेट। इसमें हम पढ़ते हैं सर्टेन कॉन्फ्लिक्ट्स और वॉर्स, तो जैसे इंडो पाक वॉर हुई थी, जैसे इंडो चाइना वॉर हुई थी, ठीक है, इन दैट पीरियड 1950s 50 के दशक में, 60s 70s, ये वाला जो पीरियड है, तो इस समय ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे, ठीक है, इसी में एक पोर्शन आ जाता है इंडियन प्लानिंग का, जो कहीं ना कहीं आपके इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट्स के साथ भी रिलेट किया जा सकता है, ठीक है। इसी में एक पोर्शन आ जाता है फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, संविधान का निर्माण, जिसमें थोड़ा सा पोर्शन पॉलिटी का भी आ जाता है। तो ये थोड़ा सा मिक्स्ड सा पोर्शन है, पर चूंकि अब जनरल स्टडीज पेपर 1 का पार्ट है, तो इसमें इसको हम हिस्ट्री में ही काउंट कर लेते हैं। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन हो गया। उसके बाद जनरल स्टडीज पेपर 1 में एक और पोर्शन है हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड यानी विश्व इतिहास। तो आपका जो प्रीलिम्स का पेपर है उसमें सिर्फ भारत का इतिहास पूछा जाएगा, उसी से रिलेटेड, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन आपकी जो मुख्य परीक्षा होगी यानी मेन एग्जामिनेशन जो होगा, उसमें अलग से उन्होंने हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड करके एक टॉपिक दिया हुआ है, यानी विश्व इतिहास। अच्छी बात यह है कि उन्होंने इसमें टॉपिक्स भी, मतलब सब टॉपिक्स भी लिख दिए हैं। तो जैसे देखिए वहां लिखा हुआ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन यानी औद्योगिक क्रांति, वर्ल्ड वॉर, विश्व युद्ध, 2 विश्व युद्ध हुआ है, रीड्रॉवल ऑफ द नेशनल बाउंड्री, तो विश्व युद्ध का इंपैक्ट क्या हुआ, तो नए राष्ट्र बने, ठीक है, कुछ पुराने राष्ट्र टूटे, तो वही रीड्रॉवल ऑफ द नेशनल बाउंड्री है। उपनिवेशवाद, कॉलोनाइजेशन, डीकोलोनाइजेशन, पॉलिटिकल फिलॉसफीज लाइक कम्युनिज्म, साम्यवाद, कैपिटलिज्म और फिर सोशलिज्म। तो इस तरह के टॉपिक्स बहुत क्लियरली उन्होंने मेंशन कर दिए हैं और इन्हीं टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। अब समझना सिर्फ इतना है कि इन चीजों ने किस तरह से उस समय के अर्थव्यवस्था को, उस समय की सामाजिक व्यवस्था को, उस समय की राजनीतिक व्यवस्था को, या यूं कहें उस समय की संस्कृति को प्रभावित किया है, ठीक है। तो ये चीजें आपके सिलेबस में एज इट इज दी हुई हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज की चर्चा का विषय ही था, पहली चीज तो आपको थोड़ा सा सिलेबस से अवगत कराना, ठीक है, सिलेबस आपके सामने है प्रीलिम्स और मेंस का। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आज की चर्चा का विषय है वो है इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज और उनके कीवर्ड्स को समझना। अब देखिए, ये तो बात हो गई सिलेबस की। अब इन सिलेबस से संबंधित प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं, तो इन सिलेबस से संबंधित अगर हम प्रश्नों की बात करें तो पहले मैं बात कर लेता हूं आपके मॉडर्न हिस्ट्री की, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री जिसमें फ्रीडम स्ट्रगल, नेशनल मूवमेंट दोनों कवर हो जाता है। अब मॉडर्न हिस्ट्री में एक टॉपिक हम पढ़ते हैं 1857 की क्रांति, रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है। मंगल पांडे, तात्या तोपे, बेगम हजरत महल, बेगम जीनत महल, बहादुर शाह जफर, मौलवी अहमदुल्ला, फिर नाना साहेब, ये कुछ लोग थे जिनका योगदान रहा है 1857 की क्रांति में। तो एक बार हरियाणा सिविल सर्विसेज के ही किसी एग्जाम में उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि 1857 क्रांति का आरंभ होने के प्रमुख कारणों का विश्लेषण करें, एनालाइज द मेन रीजंस for the outbreak of revolt of 1857। इसका हिंदी क्या होगा, 1857 की क्रांति के आरंभ होने के प्रमुख कारणों का विश्लेषण करें। अब जब मैंने कहा कीवर्ड्स, कीवर्ड क्या है इसमें, कीवर्ड है एनालाइज, विश्लेषण, कीवर्ड है मेन रीजंस, प्रमुख कारण, कीवर्ड है रिवोल्ट ऑफ 1857। इस पूरे क्वेश्चन में, इस पूरे प्रश्न में ये 3 कीवर्ड्स हैं, यानी वो मुख्य शब्द जिनसे
आंसर तैयार किया जाएगा। आमतौर पे यह होता है जो हम स्कूल्स में करते थे, कॉलेज में करते थे, कि हम पूरे क्वेश्चन में सिर्फ एक ही चीज पे ध्यान देते थे, और वो किस पे? इस पे। अच्छा, रिवोल्ट ऑफ 1857 पे है, ठीक, ये तो पढ़ा है। अब रिवोल्ट ऑफ 1857 में आपने जो पढ़ा है आप वो लिख देते हैं, बट प्रश्न यह है कि मुख्य कारण क्या थे और इनका विश्लेषण करना था। आपने कारण तो लिखे पर आंसर में उनका विश्लेषण नहीं किया, और यहीं पर कई बार यह देखा गया है कि कुछ विद्यार्थी, कुछ बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, चीजें जानते हैं, उनसे अगर आमतौर पे आप बात करें ना बाहर तो लगेगा ये कितना पढ़े हैं भैया, कितना जानते हैं भैया। वो जैसे संदीप भैया थे ना उस कौन सी वेब सीरीज में, संदीप भैया बहुत जानते थे लेकिन फिर भी संदीप भैया का आईएएस नहीं निकला। कारण यहां पर संदीप भैया की नजर नहीं गई। ठीक है, वो तो पिक्चर थी, वेब सीरीज थी, तो कहीं ना कहीं संदीप भैया का एग्जाम क्लियर करवा दिया गया ताकि उस वेब सीरीज को आगे बढ़ाया जा सके। नहीं तो जो हालत थे ना संदीप भैया के, मुझे नहीं लगता था एग्जाम क्लियर होता उनका, जिस तरह से वो पढ़ रहे थे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है, ये ध्यान रखिएगा। वो वेब सीरीज है, उसमें हो गया ये, ठीक वैसी जो लगान पिक्चर थी, आमिर खान ने छक्का लगा दिया। असल जिंदगी में छक्के ऐसे नहीं लगते हैं, असल जिंदगी में सफलता ऐसे नहीं मिलती है। असल जिंदगी में सफलता के लिए एक सही रणनीति का होना बहुत जरूरी है, एक स्ट्रेटेजी का होना बहुत जरूरी है। नहीं तो मेहनत करने के लिए तो बाहर ठेला लगाने वाला, बाहर रिक्शा चलाने वाला, ऑटो चलाने वाला, ई रिक्शा चलाने वाला बहुत मेहनत कर रहा है, स्ट्रेटेजी ही गलत है। इस मेहनत से वो सिर्फ अपने घर की दाल रोटी चला सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। इसी मेहनत को अगर वो किसी और जगह लगाए और अच्छी जगह लगाए तो दाल रोटी के साथ साथ चिकन भी खा लेगा, दाल रोटी के साथ साथ अपने बच्चों को नहीं, कभी कभी फॉरेन टूर भी ले जाएगा। दाल रोटी तो भाई पहली तो चीज वही है लाइफ में, लेकिन उसके साथ और भी जरूरतें हैं ना। तो विश्लेषण करें, अब विश्लेषण करें, एनालाइज करें। इसका मतलब कि आप कारणों को पहले तो अलग अलग लिखिए और फिर उसको अच्छी तरह से, ठीक है, बहुत सुलझे हुए रूप से उसका विश्लेषण कीजिए। सिर्फ कारण लिख देने से बात नहीं बनेगी। तो 1857 की क्रांति के कुछ कारण हैं जिनको हम राजनीतिक कारण बनाते हैं या प्रशासनिक कारण बनाते हैं, पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज हैं। हेडिंग दीजिए आंसर में, पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज, राजनीतिक एवं प्रशासनिक कारण, और फिर लिखिए उसके अंदर। फिर कुछ कारण हैं जो सोशियो रिलीजियस कॉज है, सामाजिक एवं धार्मिक। हेडिंग दीजिए, एग्जामिनर को बताइए कि देखो तुमने जो पूछा है, जैसा पूछा है मैं वो लिख रहा हूं, वैसा लिख रहा हूं। यह बहुत जरूरी है, एहसास दिलाना। मैं हमेशा अपने बच्चों से कहता हूं, क्लास के, अपने घर वाले बच्चों से तो नहीं बोलता हूं क्योंकि घर के बच्चे सुनते ही नहीं है, उनको लगता है पापा एवं बोल रहे हैं। ठीक है, अब क्लास में तो मैं टीचर हूं तो बच्चे सुनते हैं। तो मैं हमेशा क्लास के बच्चों से एक चीज बोलता हूं कि आज की दुनिया में प्यार करने से ज्यादा जरूरी है सामने वाले को अपने प्यार का एहसास दिलाना। आप भले ही प्यार ना करते हो, उससे कोई मतलब नहीं, उसको एहसास दिलाओ कि तुम उससे प्यार करते हो। जिस दिन उसका बर्थडे हो, 12:01 पर तुम्हारा फोन जाना चाहिए, उसको एहसास हो जाएगा कि मेरे घर वालों से ज्यादा तो ये याद रखता है। जिस दिन उसका बर्थडे हो, अपनी औकात से बढ़कर गिफ्ट देना, भले ही दिल में उसके लिए प्यार ना हो, पर हां ये सब करो तो सामने वाला हमेशा तुम्हारे लिए खड़ा रहेगा।
उसको एहसास दिलाओ। दोस्त को दोस्ती का एहसास दिलाना पड़ता है, प्रेमिका को प्रेम का एहसास दिलाना पड़ता है, या प्रेमी को प्रेम का एहसास दिलाना पड़ता है, भाई को भाईचारे का एहसास दिलाना पड़ता है। तभी तो आपको बस अपने एग्जामिनर को यह फील कराना है कि बॉस मुझे मालूम है, मैं जानता हूं, देखो यही पूछा था ना, ऐसे ही पूछा था ना, देखो। तो हेडिंग दीजिए। बहुत सारे बच्चे इसको कहते हैं ये तो बचकाना। अरे ये बचकाना नहीं है, यही तरीका है। जिन चीजों को हम बचकाना कह के छोड़ देते हैं, सामने वाले को यही पसंद है। वो एक बड़ा अच्छा कोट है इंग्लिश का, वेन यू आर इन रोम बिहेव लाइक अ रोमन। जब आप रोम में हैं तो रोमन जैसा व्यवहार भी रखें, तभी रोम में आपको लोग एक्सेप्ट करेंगे। सिंपल सी बात वही है। तो पॉलिटिकल कॉजेस क्या है, सामाजिक एवं धार्मिक कारण क्या है, इकोनॉमिक कॉजेज हैं, आर्थिक, कई सारे हैं। हेडिंग दीजिए। फिर इसके मिलिट्री कॉजेज हैं, सैनिक ने शुरू किया था इस विद्रोह को, सेना ने शुरू किया था, मंगल पांडे मेरठ के सिपाही। और फिर नंबर 5 इमीडिएट कॉज है, चर्बी वाले कारतूस, ग्रीस कार्ट्रिज। कुछ नहीं करना है। 5 ब्रॉडर कॉज है। सपोज एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूं, सपोज इस प्रश्न का उत्तर हमें 200 या 250 शब्दों में देना है। हमारे पास 5 कॉजेज हैं। हर कॉज पे आप बांध लीजिए दिमाग में कि यार हर पे मुझे 40 शब्द लिख देने हैं। 40 गुना 5 200, 250 शब्दों में उत्तर लिखना था। 25 वर्ड्स का इंट्रोडक्शन लिखिए, 25 वर्ड का कंक्लूजन लिखिए। आपके 250 शब्द हो गए। इसमें प्लस माइनस 20 30 चलेगा, उसकी चिंता मत कीजिए। कोई बैठ के वर्ड नहीं गिन रहा है आपके, बस देख के उसको लगना चाहिए कि आपने 250 शब्दों की सीमा में लिखा है। मैंने क्या कहा, एहसास, एहसास देख के लगना चाहिए। कौन आपको लग रहा है एग्जाम में बैठ के एक एक वर्ड गिन रहा है आपके? इतना टाइम है उसके पास, देख के लगना चाहिए। नहीं तो एहसास। देखते हैं कई बार बाजार में हम 2 लोगों को देखते हैं, कपल्स, रैंडम कपल लगते हैं कि कैसे इन दोनों ने जोड़ी बना ली, इसने उसको क्या पसंद कर लिया। नहीं देखते हैं टाटा नमक के साथ काला नमक, कैसे? एहसास। तो बस आपको भी उतना ही करना है बॉस। और इसके लिए अब ये तो है फाइनल आउटप्रिंट, ब्लूप्रिंट ये है, लेकिन वही बात है, अब ये इतना आसान नहीं होगा। आसान क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये तो ठीक है, कारण तो जान, अब कंटेंट कहां से लाएंगे, क्या लिखेंगे उन 40 शब्दों में? क्योंकि सिर्फ 40 शब्दों में लिखना है, तो अब ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आपके पास अगर शब्द कम है तो जो भी हैं वो ठोस होने चाहिए, कंक्रीट, जिनका कोई काट ना हो। क्लास के दौरान हम यही बताते हैं। कंटेंट क्या होगा, रिवोल्ट ऑफ 1857 के कारणों का कंटेंट क्या होगा, ठीक है, असहयोग आंदोलन के कारणों का कंटेंट क्या होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों का कंटेंट क्या होगा, हम यही बताते हैं। कंटेंट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। कंटेंट से ही आप इस पर 40 शब्द, इस पर 40 शब्द, इस पर 40, इस पर 40, इस पर 40 लिख पाएंगे, क्योंकि सिर्फ 40 शब्द लिखने हैं आपको, ठीक है। तो ये जो कोर्स है विजय मेंस, इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपको आंसर राइटिंग के लिए, आपको इस एग्जाम के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर करना। क्योंकि बिना प्रिपरेशन के अगर आप एग्जाम में बैठ रहे हैं तो आप अपने सपनों से खेल रहे हैं, और अपने सपनों से खेलने का हक आपको नहीं। दूसरे आपके सपने से खेल जाएं वो ठीक है, आप अपने सपनों से मत खेलिएगा। इससे बुरा इंसान अपने साथ नहीं कर सकता। जो मुझे लगता है कि मैं खुद ही अपने सपनों से खेल रहा हूं, ये मेरा सपना है,
दुनिया तो खेलेगी ही, दुनिया का काम है दूसरों के सपनों के साथ खेलना, उसका मजाक उड़ाना, उसको चिढ़ाना, पर आप मत करिए ये काम, तो फिर क्या ही जीने का मतलब। तो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक विथ यू गाइज इज, जो बात मैं कहना चाह रहा हूं, समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को, कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे एग्जामिनेशन का, इनफैक्ट इस कोर्स का। एक छोटा सा सवाल और ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आज ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, तो बहुत ज्यादा मैं बात नहीं भी कर पाऊंगा। इसके आगे भी कुछ वीडियोस आएंगे जिसमें हम सिर्फ आंसर राइटिंग की ही बातें करेंगे, तो उसमें मैं और थोड़ा डिटेल में चीजों को बता पाऊंगा और बताऊंगा भी। तो एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं। क्वेश्चन एक आया था फिर से, ये PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में नरम पंथियों और गरम पंथियों के बीच अंतर को सामने लाएं। ब्रिंग आउट द डिफरेंसेस, between moderates and extremists, in the India's national movement। तो भारत के राष्ट्र आंदोलन में नरम पंथियों और गरम पंथियों के बीच अंतर को सामने लाएं। इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, इसका इजीएस्ट वे मैं बताता हूं। एक लाइन मारिए पेपर के बीचों बीच, एक तरफ लिखिए नरम पंथी यानी मॉडरेट्स, एक तरफ लिखिए गरम पंथी यानी एक्सट्रीमिस्ट्स, और फिर वैसे ही पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, 5, 6, 7 एक एक करके दोनों के अंतर समझाते हुए आगे बढ़ जाइए। आंसर से पहले एक छोटा सा इंट्रो दे दीजिए, आंसर के बाद एक प्यारा सा कंक्लूजन दे दीजिए, बस इतना ही करना है, ठीक है। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनका जो कीवर्ड है, अब इस क्वेश्चन का कीवर्ड क्या है, डिफरेंस। किनके बीच, मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट के बीच। आपको इस कीवर्ड को पकड़ना होगा, जो कि बहुत मुश्किल नहीं है। अभी शायद आप में से कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर आप तो इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, आपके लिए तो आसान है, हम कैसे पकड़े। आप पढ़ के पकड़ेंगे, मैं पढ़ा के पकड़ने लगा, आप पढ़ के पकड़िए, क्योंकि ऑप्शन तो यही है बॉस। पढ़िए और साथ में रहकर हम इसी तरह एक दूसरे की मदद कर लेंगे, ठीक है। आप मेरे साथ रहेंगे तो आपकी पीढ़ी से मैं बहुत कुछ सीख लूंगा, है ना, और मैं आपके साथ रहूंगा तो आपको मैं अपने एक्सपीरियंस से कुछ सिखा पाऊंगा, और ऐसे ही होता है, ठीक है। तो बस इस तरह से कीवर्ड्स हैं। अब क्लासेस में क्या होता है कि हम हर टॉपिक को सेपरेटली डील करते हैं, अलग अलग। शुरुआत करेंगे जहां से भी, सपोज मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर लूं, क्योंकि इसी के 2 क्वेश्चंस अभी आपके सामने मैंने रखे हैं। तो शुरुआत करेंगे 18वीं सेंचुरी से, जहां से आधुनिक भारत की शुरुआत होती है। 1, 2, 3, 4, 5 टॉपिक बाय टॉपिक चीजें आती जाएंगी, और लास्ट में हम पहुंचेंगे 1947 पर, एक एक टॉपिक कवर करते हुए क्रमानुसार, उतार चढ़ाव को समझते हुए, राइज ऑन फॉल को जानते हुए, ठीक है। और हर टॉपिक से रिलेटेड जितने भी छोटे छोटे एस्पेक्ट हैं उनको डिस्कस करेंगे। टॉपिक्स के एंड पर हम क्वेश्चंस, यानी कुछ मॉडल क्वेश्चन, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इनको भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आप उत्तर लेखन करेंगे, हमारे पास ऑलरेडी एक सिस्टम मौजूद है जो उस उत्तर को चेक करके आपको फीडबैक देगा, और इस तरह से एंशिएंट में, इस तरह से मॉडर्न में, इस तरह से मेडाइवल में चीजें आगे बढ़ती जाएंगी। अब एक
आखिरी बात आज के चर्चा की, और वो है अप्रोच टुवर्ड्स मेंस आंसर राइटिंग। अप्रोच टुवर्ड्स मेंस आंसर राइटिंग तो आपको मैंने बता ही दिया। एक आखिरी बात जो आज की चर्चा की मैं आपसे करना चाह रहा हूं, वो ये कि कई बार बच्चों को ये भी इश्यू रहता है कि हम किस तरह के सोर्सेस से पढ़ें। तो देखिए, अगर आप हमारे साथ हैं तो सबसे पहले तो आपके पास प्रॉपर क्लास के नोट्स होंगे, जो कि अब जैसे मैं हिस्ट्री में हूं तो हिस्ट्री के पूरे क्लास नोट्स लिखवाऊंगा। इसके साथ साथ कुछ प्रिंटेड नोट्स हैं, यानी हमारा दृष्टि का मटेरियल जो आपको कंटेंट तैयार करने में मदद करेगा। ये बेसिक्स हो गया, इतना तो पहले करना है। इसको अपने कंटेंट को, अपनी समझ को थोड़ा और बेटर बनाने के लिए इनके अलावा एनसीईआरटीज का यूज किया जा सकता है, जो आप लोग जानते भी होंगे। पर चूंकि आप हरियाणा सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे रहे हैं, तो हरियाणा की हिस्ट्री को जानने के लिए, इतिहास को जानने के लिए एक पुस्तक है, हिस्ट्री ऑफ हरियाणा बाय के.सी. यादव। काफी अच्छी किताब है, इंपॉर्टेंट भी है। और एक और है, वो चूंकि बुक हिंदी में है फिर भी मैं बता देता हूं, वो एक्चुअली हरियाणा के कल्चर को समझने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और वो है हरियाणा इतिहास एवं संस्कृति, डॉक्टर मनोहर लाल। ये दो पुस्तकें हैं। ये ऑप्शनल है, ऑप्शन है आपके पास। आप चाहें तो साथ साथ इनको कवर कर लें। अगर आपको लगता है कि इतने सारी चीजें एक साथ कवर नहीं हो पाती हैं, तो बॉस आप पहले इनको कीजिए। ये बेसिक्स है एकदम, ये फाउंडेशन है आपका। और अगर फाउंडेशन मजबूत है तो उस पर चाहे कैसा भी किला बना दो, और अगर फाउंडेशन ही कमजोर है तो कितना ही किला बना लो, कुछ नहीं होगा। तो पहले आप ये कर लीजिए, बिना किसी झिझक के, बिना किसी डर के। ठीक है, मतलब ये बस पहले करना चाहिए। और अगर किसी बच्चे के पास इसके साथ साथ का और टाइम बच जा रहा है तो वो ये करे, नहीं तो इसको रहने दे फिलहाल। बाद में जब भी आपको वक्त मिले, जब लगे संडेज को कुछ टाइम एक्स्ट्रा मिल जा रहा है, जब क्लासेस नहीं हो रही हैं या क्लासेस पूरी हो चुकी हैं, अब आपके पास सेल्फ स्टडी का पूरा टाइम है, तो आप इनको पढ़ के इनके साथ इंटीग्रेट कर लें। क्योंकि एक बार आपने इनको पढ़ लिया तो इसको पढ़ने में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। ये हिस्ट्री है, इसमें भी वही लिखा होगा जो मैं आपको क्लास में पढ़ाऊंगा, बस चूंकि ये टेक्स्ट बुक है तो कहते हैं ना, बुक को पढ़ने का आनंद ही कुछ और है। बुक को पढ़ने से जो समझ डेवलप करती है वो अलग ही है। तो ये उसके लिए बता दिया जाता है। ठीक है, इसलिए मैंने कहा ये ऑप्शनल है, आप अभी चाहें तो छोड़ भी दे, क्योंकि एक बार आपने इनको कर लिया तो इसको करना बहुत आसान रह जाएगा। ठीक है, तो अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि ये कोर्स काफी उपयोगी होने जा रहा है हर उस बच्चे के लिए जो इस कोर्स के साथ जुड़ा है, जिस भी रूप में वो जुड़ना चाहे। जो भी ऑप्शंस हैं वो आपको पता ही होंगे। और ये 4 मुख्य बिंदु थे जिस पर मुझे आज आप लोगों से चर्चा करनी थी। एक तो था सिलेबस, एक था पीवाईक्यू, कीवर्ड्स कैसे पकड़े जाते हैं, और अप्रोच क्या होनी। तो अप्रोच मैंने आपको बताया ही। ठीक है, जो शब्द सीमा है, वर्ड लिमिट है, उसका ध्यान रखिएगा। कंटेंट बहुत स्ट्रांग रखे, कंक्रीट टू द पॉइंट, और बड़े बड़े अक्षरों में हेडिंग दे दे के लिखिएगा। उसको दिखना चाहिए कि हां, मैंने पूछा विश्लेषण तो इसने किया विश्लेषण, मैंने पूछा कारण तो इसने बताए कारण। दैट्स इट। इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब आज की बात बस इतनी ही। हम बहुत जल्द ही मिलेंगे, और आशा करता हूं कि आज की क्लास आप लोग के लिए उपयोगी रही होगी। थैंक यू वेरी मच। सी यू वेरी सून। बाय।